तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिव्यलाज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैथमेटिकल टूल्स के इस नए लेक्चर में आज हम लोग जो है अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। और अलजेब्रा के कुछ टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिक जो यूज़ हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अलजेब्रा में खास करके हम लोग देखेंगे, और भी टॉपिक्स आते हैं बट जो हमें ज़रूरी है वही टॉपिक मैंने लिखा है। पहला इक्वेशन एंड इनइक्वेशन आपको आने चाहिए, दूसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और लॉगरिथम। ये बेसिक्स कुछ टॉपिक्स है अलजेब्रा से रिलेटेड जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। इनइक्वेशन तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा एक चैप्टर इक्वेशन के नाम से। वहाँ पढ़ने को मिलता है सबसे पहले 7 और 8 में जनरली इक्वेशन मिलता है जिसमें एक वेरिएबल का इक्वेशन रहता है और उसको सोल्व करना रहता है। और वही चीज़ जो है फिर 10th में आने के बाद जो है 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिलता है। तो 1 और 2 वेरिएबल के जनरली आप लोग इक्वेशन सोल्व किए होंगे। अब इक्वेशन का जनरली मतलब क्या होता है वो मैं समझाऊंगा और कुछ बेसिक फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन बताऊंगा, किस टाइप के इक्वेशन को कैसे डील करते हैं। दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे इन इक्वेशन है। अब पहले समझ लेते हैं कि इक्वेशन और इन इक्वेशन होता क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन 2x² - 2, या और भी अगर सपोर्ट डेट में कर लें तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि दिया हुआ है। अगर मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किसी रिजल्ट के बराबर में कर दूं या किसी दूसरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के मैं बराबर कर दूं तो कहा जाएगा कि वो जो है ये इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है 3x + 4 ये किसी 2 के इक्वेट कर रहा है, या अगर मैं ये कह दूँ कि 3x + 4 ये कोई 2x - 3 को इक्वेट कर रहा है। जैसे ही आप दो एक्सप्रेशन को किसी इक्वल टू साइन के साथ आप ऐड करते हो या किसी एक्सप्रेशन की आप वैल्यू बताते हो तो इस तरीके से जो लिखा हुआ फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, उसको इक्वेशन जनरली कहा जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इन इक्वेशन की, इन इक्वेशन आप किसको कहोगे? तो इन इक्वेशन में क्या होता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू सिर्फ इक्वल टू नहीं रहता, उसके साथ कुछ और वैल्यू लगा के हम लोग साइन के साथ रखते हैं। जैसे सपोर्ट डेट मैं यहाँ कर रहा हूँ कि 3x + 4 इक्वल टू ना लिख के मैं ग्रेटर देन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2। तो जैसे ही यहाँ पे साइन ग्रेटर देन आया या यहाँ पे साइन जो है लेस देन का आ जाए या यहाँ पे साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ जाए या यहाँ पे साइन जो है लेस देन इक्वल टू दोनों आ जाए, तो इस तरीके से लिखा हुआ जो फॉर्मेट है वो कहलाएगा इन इक्वेशन। ठीक, तो पहला चीज़ ये समझ लेना है कि इक्वेशन क्या है, मतलब उसमें इक्वल टू का साइन दिखाई देगा। और इन इक्वेशन क्या है तो उसमें जनरली हमें क्या दिखाई देने वाला है, उसमें हमें ग्रेटर देन और लेस देन इस टाइप का साइन जो है हमें दिखाई देने वाला है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरीके के फॉर्मेट जहाँ दिखाई देगा वो इन इक्वेशन कहलाएगा। और इस टाइप के इक्वल टू वाला जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है दिस इज द पार्ट ऑफ इक्वेशन। अब वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो 1 वेरिएबल का इक्वेशन बोलेंगे। अगर उसमें 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन बोलेंगे। अगर 1 वेरिएबल पे पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। अगर 2 वेरिएबल पे पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो वो बोलने की बात अलग है, वो नाम हम लोग अलग अलग तरीक़ों से रखते हैं कि पावर 1 वेरिएबल 1 तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा, पावर अगर 1 वेरिएबल 2 जैसे 3x + 4y = 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल है x एंड y और दोनों की पावर कितनी है 1 है, इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे ही अगर मान के चलिए x + y + z = 5 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इस तरीके से हमें नामकरण होता है इक्वेशंस के, और ये जो है जनरली इन इक्वेशंस के फॉर्मेट है। अब अगर यहाँ पे मैं आगे चलूँ, ठीक है, कि इनको सोल्व कैसे किया जाता है, हाउ डू वी सोल्व, तो हम लोग सोल्व कैसे करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, थोड़ा ध्यान से समझें। रूल्स फॉर सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन। अच्छा, जो रूल्स हम इक्वेशन पे लगा रहे हैं वो रूल्स मैं इन इक्वेशन पे नहीं लगा सकता, उसके लिए भी अलग रूल्स हैं। तो थोड़ा अभी समय इक्वेशन पे देख रहा हूँ। जैसे यदि मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा देर के लिए कि मान लेते हैं कि दो चीज़ें बराबर दे दी गई हैं, लेट कि a इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, b। तो अगर a b के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि a में आप सेम चीज़ जोड़ सकते हो या सेम चीज़ घटा सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब a के साथ मैं c को ऐड कर दूं या b के साथ भी c को ऐड कर दूं या a के में से c घटा दूं या b में से c घटा दूं, तो देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज द रूल ऑफ द इक्वेशन। दूसरा रूल क्या है इक्वेशन का, कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, लेकिन c जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन है कि दो नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई तो कर सकते हो सेम नंबर से, बट c की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डिवीजन की बात है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो दोनों साइड, बट यहाँ भी c की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर से आप जो है यहाँ पे डिवीजन कर सकते हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बाकी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक रूल्स हैं इक्वेशन के कि यदि दो फॉर्मेट बराबर है LHS RHS तो आप उसमें सेम चीज़ जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन जीरो से नहीं कर सकते, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो लेकिन जीरो से नहीं कर सकते। बात समझ में आई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ आगे तो एक चीज़ और है इक्वेशन में कि अगर मैं दोनों साइड सेम फंक्शन लगाऊं, सेम फंक्शन का मतलब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द सेम फंक्शन। आप दोनों साइड स्क्वायर लगा सकते हो, वो भी बराबर होगा। अच्छा, दोनों साइड आप रूट लगा सकते हो, वो भी बराबर होगा। लेकिन फंक्शन लगाने की एक कंडीशन है। फंक्शन लगाने की कंडीशन ये है कि वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो आप फंक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और वो वैल्यू को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा तो कैसे लगा सकते हो। जैसे सिंपल मैं एक बात कर लेता हूँ कि सपोज डेट यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, ठीक है, बहुत अच्छा। सपोज डेट हम कह रहे हैं x कोई वैल्यू है जो 5 के बराबर है, हम दोनों साइड जो है फंक्शन यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। रूट करना चाहें तो रूट ऑफ एक्स बराबर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। लेकिन रूट लगाने के पहले कंडीशन है कि एक्स निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक फंक्शन है साइन इनवर्स, कि क्या साइन इनवर्स एक्स यहाँ लगा सकता हूँ दोनों साइड? जी सर, नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 5 कभी भी वैल्यू साइन इनवर्स में हो ही नहीं सकती। साइन इनवर्स में क्या जो आउटपुट होता है, जो डोमेन इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं, इनपुट का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। आप 5 डाल दे रहे हो, साइन इनवर्स एक्स लेगा ही नहीं। तो यहाँ फंक्शन लगाते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ता है दोनों साइड। इक्वेशन में हम फंक्शन तभी लगाते हैं दोनों साइड जब फंक्शन सेटिस्फाई करे, अदरवाइज हम फंक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे फेल हो जाएगा, फंक्शन हम नहीं लगा सकते। बाकी स्क्वायर करना हो, रूट करना हो, दोनों साइड लॉग भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर a बराबर b है तो आप यहाँ लिख सकते हो log a बराबर log b, log a बराबर log b। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि a b जो है सेटिस्फाई करना चाहिए log फंक्शन को। साइन a बराबर साइन b आप लिख सकते हो, साइन a बराबर साइन b हो सकता है, यस सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि a b जो है अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब, अगर a b सेटिस्फाई नहीं करेगा साइन फंक्शन को तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहला फॉर्मेट ये समझना है इक्वेशन का कि हम सेम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना करेंगे, भाग देंगे, तो ये कंडीशन है। और फंक्शन लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड हम तभी वही फंक्शन लगाएंगे जो दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज हम फंक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग जो है इक्वेशन को बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर एक सवाल करा रहा हूँ, उस सवाल को थोड़ा समझेंगे। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप बहुत लोग क्या करेंगे, इसको बहुत लोग ये करेंगे कि x स्क्वायर को x इंटू एक्स बराबर x समझेंगे और इस x को उड़ा देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यू को यहाँ से 1 लिख देंगे डायरेक्ट, कि देखिए ये हो गया आंसर। आप ऐसे नहीं करें,
आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने इस इक्वेशन का एक आंसर गायब कर दिया है। एक आंसर ठीक है कि एक आया है, बट एक और आंसर है इस इक्वेशन का जो कि गायब हो गया है। यहाँ पे आपने डिवीजन करके, काट करके, हटा करके गायब कर दिया है। दिस इज रॉन्ग स्टेप। ये जो स्टेप आप कर रहे हो ये गलत स्टेप है, रॉन्ग स्टेप है ये। आप कहोगे सर तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका क्या है उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे कि सही तरीका क्या है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा कि इक्वेशन के दोनों साइड डिवीजन हम तभी करते हैं, भाग तभी देते हैं जब वैल्यू ये हटा कैसे, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तभी हमें बात समझ में आई कि गलत कैसे है, ये क्यों गलत है। अब इक्वेशन में ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। अभी मैंने बताया कि सेम जोड़ सकते हैं, सेम घटा सकते हैं, सेम गुना कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, लेकिन गुना और भाग करते समय ध्यान देना है कि जीरो ना हो, इस बात का हमें ध्यान देना है। अब यदि आप यहाँ पे लिख रहे हो कि x इंटू एक्स बराबर x और दोनों तरफ x से आप डिवाइड कर रहे हो और इस x को काट दे रहे हो, ये तभी कट रहा है जब x बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ जीरो भी हो जा रहा है तो इसे काट नहीं सकते दोनों साइड से, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है जीरो जीरो को, और इस तरीके से दोनों कटेंगे नहीं तो पूरा बात ही गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम नहीं काट रहे हैं और इस तरीके से इसको नहीं समझना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको सिंपल जो है हम लोग कहेंगे कि दोनों साइड से पहले x को घटा देंगे, घटा तो सकते ही हैं। इधर वाला x जो है हट के जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कॉमन लेना है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो है, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो है तो दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू अगर जीरो हो जाए इस एक्सप्रेशन में तो भी रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और x माइनस वन का भी रिजल्ट जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो जीरो है और x की वैल्यू क्या है, वन है, जो कि यहाँ पे उड़ गया सीधा, एक आंसर गायब हो गया। इसलिए जल्दबाजी ना करें, इक्वेशन के स्टेप्स को पकड़ें और इक्वेशन के स्टेप्स को पकड़ कर ही आप इक्वेशन को सोल्व करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे सवाल में आप गलती कर सकते हैं। जैसे एक और मैं बताता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सपोज डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है भाई साहब, यहाँ पे हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे, ढेर लोग यहाँ पे ये करेंगे कि x बराबर रूट अंदर 4 और फिर यहाँ लिख देंगे x बराबर प्लस माइनस 2, ये कर देंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने किया है, आंसर तो ला दिया है। लेकिन भाई साहब ये जो स्टेप है वो गलत है, रॉन्ग स्टेप है। बोलेंगे ऐसा कैसे, ये कैसे गलत स्टेप कैसे, आंसर तो ला दिया है और आंसर सही भी है, यही आंसर भी आएगा, लेकिन ये गलत कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ रूट अंदर 4 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या आप प्लस माइनस 2 बताओगे? बताओगे? नहीं बताओगे। रूट 4 की वैल्यू क्या बताओगे? 2 बताओगे। भाई साहब जो रूट 4 के वैल्यू 2 बताओगे तो यहाँ रूट 4 का वैल्यू कैसे बता दे रहे हो प्लस माइनस 2? जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि रूट 4 की वैल्यू क्या होगी तो तुम बोलो 2, तो यहाँ रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 कैसे, हाउ? तुम ये जानना है कि इसकी वैल्यू इतना कैसे हुई। एक्चुअल में इसका फॉर्मेट आप समझ नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है और कैसे लिखा जा रहा है। थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, वन बाई वन करके, थोड़ा समझें। एक्चुअल में हो ये रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर जो 4 है, इसमें इक्वेशन की प्रॉपर्टी चल रही है कि दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, चूँकि फंक्शन दोनों साइड हम सेम लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया है कि आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम फंक्शन लगा सकते हो। तो टेकिंग रूट जो है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही आप दोनों साइड रूट लोगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर पे रूट लग जाएगा और 4 पे भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बहुत अच्छा। अब यहाँ आप क्या करोगे कि रूट से स्क्वायर को काट दोगे, है ना, रूट से स्क्वायर को काट दोगे। ये चीज़ नहीं करना है।
भाई साहब रूट से स्क्वायर को काट दिए और यहाँ पर वैल्यू आ गया x और यहाँ आ गया +-2, फिर से तो वही हो गया गड़बड़, है ना। फिर से आपने वही गड़बड़ करा। तो जी ये नहीं करना है, रूट से स्क्वायर नहीं काटना है। तब बोलोगे तो तब क्या करें? अब समझें, रूट के अंदर से जब भी कभी भी वैल्यू निकलता है आउटपुट में तो नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि x² के ऊपर रूट है और इससे वैल्यू x बाहर निकलेगा और x रहेगा भाई साहब पॉजिटिव। x एक ऐसा नंबर है जो कि वेरिएबल है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो पता थोड़ी है कि x के बारे में कि x क्या है। अगर मैं एक सिंपल सवाल करूं कि बताओ x क्या है, व्हाट इज x, तो अगर मैं x पूछ रहा हूं कि व्हाट इज x, तो x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा? क्या x पॉजिटिव है? क्या x नेगेटिव है? क्या -x लिख दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया? ऐसे नहीं बता सकते। जब तक हमें x की वैल्यू प्रॉपर नहीं पता होगी तब तक मैं x को नहीं बता सकता कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि रूट के बाहर हमें x लिखना हो और x नेगेटिव नहीं लिखना हो, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव देता नहीं है, तो नेगेटिव नहीं देता है, इसको लिखने का एक तरीका है मोड। क्या तरीका है? मोड। कि जैसे ही x को मैं बाहर लिखूँ, x को पॉजिटिव लिखना हो तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव में लिखने के लिए मोड में लिखा जाता है। जैसे अगर -2 को लिखना होता है, यहाँ 2 आ जाएगा मोड करेंगे तो, वैसे ही अगर 3 रहेगा तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो मोड में क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि x पॉजिटिव है और पॉजिटिव लिखने के लिए हम x को किस में लिखना पड़ेगा? मोड में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर से जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो भाई साहब मोड x है और बराबर √4 का वैल्यू क्या है? 2 है इधर। और जब मोड को हम यहाँ पे मोड x की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो -2 होगी। क्यों? क्योंकि x के जगह पर 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा और x के जगह -2 रखेंगे तो भी 2 आएगा। दिस इज द करेक्ट स्टेप। ये है करेक्ट स्टेप इस क्वेश्चन के बनाने का। या क्या कर सकते हैं हम, या इसको क्या कर सकते हैं और दूसरे तरीका से कि इसको दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x² - 4 और इधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 4 - 4 क्या हो गया? 0। अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। x² - 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x - 2 इंटू x + 2 बिकम 0। अब अगेन वही वैल्यू कि दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो डैट मीन्स x - 2 बिकम 0 और x + 2 बिकम 0। तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें 0 दे देगा कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि सवाल आप किस तरीके से बना रहे हो, बट हमें एक एक चीज़ को समझना है कि आखिर कोई चीज़ गलत कैसे हो रहा है, कोई चीज़ सही कैसे हो रहा है। इक्वेशन की जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बहुत सारे सवाल का जवाब आप गलत निकाल दोगे, या तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो आप उसमें बहुत सारा आंसर छूट जा सकता है क्वेश्चन का। जिस तरीके से पिछले सवाल में हम देखे थे कि क्वेश्चन का आंसर ही छूट गया था, इस तरीके से। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपसे दे रहा हूँ और उस पर थोड़ा विचार करें। अब यदि मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑलरेडी सबको आता ही है बनाने, ठीक है, तो इसलिए मैं इक्वेशन को इंटरेस्टिंग सवाल में ले रहा हूँ सिर्फ, बाकी आपको सवाल आते ही हैं इक्वेशन के बनाने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सपोर्टेड मेरा एक सवाल है कि x की वैल्यू x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी बड़ा अजीब सवाल है कि x = x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, है ना, कि x की वैल्यू x है और उसकी हमें x की वैल्यू ही बताना है। तो क्या बताना है भाई, पता ही नहीं चल रहा क्या बताना है। और अगर मान लो कोई सॉल्व करने गया तो x = x और दोनों साइड से x को उड़ा दिए तो 1 = 1 आ गया। भाई साहब क्या ही दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग ही समझा रहा है। इसी द एक्चुअल मीनिंग क्या है इक्वेशन का, उसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको 1 मिनट सही कर लेता हूँ। हाँ, एक्चुअल मीनिंग की अगर हम बात करें इक्वेशन का क्या है, सवाल कह रहे हैं कि x = x, तो x बताएं। भाई साहब LHS और RHS की वैल्यू बराबर है। ऐसा x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए LHS और RHS बराबर होता है? इक्वेशन का मतलब यही होता है
कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x, इस किस वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x LHS इज इक्वल टू RHS। ये होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या आता है कि x की कौन सा वैल्यू डालोगे कि LHS RHS के बराबर होगा। अब अगर ये एक्चुअल मीनिंग पता होगा तो हम डायरेक्ट सवाल को देख के आंसर बोलेंगे कि भाई x बराबर x, इसमें सारा वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 बराबर 1, 2 रखता हूँ तो 2 बराबर 2, 3 रखता हूँ तो 3 बराबर 3। इट इज ऑलवेज ट्रू इक्वेशन, ऑलवेज ट्रू इक्वेशन। ये हमेशा सत्य बात है भाई, क्या ही दिक्कत है इसमें, हमेशा सत्य है, सबके लिए है। 0 बराबर 0, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, -1 बराबर -1। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब ये है कि इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इट हैज़ ऑल रियल नंबर सॉल्यूशंस, पूरा का पूरा रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम बात कर रहे हो इसका आंसर की, इस सवाल का, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, तो ये जो आंसर होगा ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मतलब तमाम रियल नंबर इसका सॉल्यूशन होगा। आप कुछ भी रख लो, सॉल्यूशन होगा। वो तब पता चल रहा है जब आप इस एक्चुअल मीनिंग को समझ पा रहे हो। इसीलिए एक्चुअल मीनिंग समझना जरूरी है। कभी सोल्व करते करते कुछ ऐसा डेटा आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा 2 बराबर 2, इसका मतलब जो रेंज लिए हैं उस रेंज में सारा आंसर है, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, वो फॉल्स है ही नहीं। तो इस वजह से हमें इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग समझना होता है। और अगर मान ले रहे हैं कि हम एक ऐसे ही अटपटा सा सवाल दे दिए कि 2x + 3 इज इक्वल टू 2x - 3, तो बताइए x क्या है। देन फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट। अब आप ही बताइए कि कोई भी कहेगा कि 2x से 2x तो कट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू -3। अब क्या कभी भी ये बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है, ऑलवेज, हमेशा के लिए रॉन्ग है। मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए LHS RHS बराबर हो जाए। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ऑल सॉल्यूशन का क्या मतलब है। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ऑलवेज ट्रू में आते हैं वो। और अगर रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं वो स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गया तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बेसिक बात है इक्वेशन की। और हमें जब भी इक्वेशन दिया जाता है या जो भी फॉर्मेट दिया जाता है सवाल का, हमें उसी फॉर्मेट में रह के सवाल को सोचना होता है जब आंसर हम निकाल रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैं इस सवाल को x बराबर x पे दिया हूँ तो आप इसी फॉर्मेट में रख के आंसर को सोच रहे हो। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस सवाल चेंज करूँ, मैं कहूँ भाई साहब x इज इक्वल टू x/x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे? कहोगे सर ये तो बात वही हो गई, सेम सेम, कि x को डिवाइड करके नीचे ला दिया गया है, अरे यहाँ 1 हो गया, तो दोनों तो सेम ही सवाल है, सवाल में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। जी नहीं, सवाल चेंज है। सवाल चेंज है क्योंकि सवाल का शक्ल बदल गया है, और जिस रूप में सवाल दिया जाता है आंसर भी उसी रूप में सोचना होता है। इसीलिए आप अपने से मॉडिफाई करके ना सोचें। बनाने का तरीका अलग चीज़ है कि आप तरीका अपना रहे हो बनाने का, बट आंसर जब निकलेगा तो उस आंसर की आउटपुट जो तो एक्चुअल फॉर्म में सोची जाएगी, जिस फॉर्म में सवाल दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में आप सोचोगे, तो उससे हट के आप नहीं सोचोगे। तो x/x इज इक्वल टू अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी वही कह रहा है कि मैं x की जगह पर मैं क्या रखूँ कि वैल्यू 1 आ जाए। तो आप सोचोगे यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1, 1 से 1 कटेगा 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे नीचे 2, 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा। अगर मैं -10 रखूँ नीचे -10, -10 1 आ जाएगा। सारे वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते हैं, 0, क्योंकि 0/0 1 नहीं होता। 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। बाकी रियल नंबर की जितनी नंबर्स हैं आप सब के सब रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर x की जो वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 0 घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो 0 में से रियल नंबर -0, हाँ ठीक है,
रियल नंबर में से 0 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरीके से मतलब इसका आंसर सवाल का फॉर्मेट में चेंज करा, आंसर चेंज कर गया। यहाँ पे 0 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, वायलेशन नहीं हो रहा है। 0 बराबर 0, ठीक है, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। 0 बराबर 0, तो इसीलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू आर आ रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है रियल नंबर सारा वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कह रहे यहाँ 0 नहीं रख सकते, सवाल का फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ 0 रखा तो 0/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 0/0 अनडिफाइन हो जाएगा, पता ही नहीं क्या होगा, इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए 0 को मैं हटा दिया, बाकी 0 को छोड़ के सारा वैल्यू रख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके के इक्वेशंस होते हैं। तो इक्वेशन का मतलब सिर्फ ये ना समझें कि उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आंसर होगा। अब इक्वेशन सवाल पे डिपेंड कर रहा है, सवाल बनाने वाला अगर ऐसा बनाया है कि उस इक्वेशन का ढेर सारा आंसर होता है, ढेर सारा आंसर हो सकता है, एक रेंज में आंसर होता है, एक रेंज में आंसर हो सकता है। तो डिपेंड करेगा सवाल पे। और बाकी 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं, जैसे वैसे ही सोल्व करेंगे। तो इस बात का हमें केयर अबाउट रखनी है, 2-3 बात जो हमें समझ लेना है। पहला तो कि रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना है कि रूट से जैसे ही बाहर आता है कोई वेरिएबल तो वो हमेशा मोड के साथ आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर रहे। जैसे अगर मान के चले कि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करते हो भाई साहब, किया क्या हो तुम कि दोनों साइड से cos स्क्वायर थीटा को घटा दिए हो, दोनों साइड से cos स्क्वायर थीटा घटाया हो तो इधर cos स्क्वायर थीटा आ गया, इधर वाला कट गया, यही हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ है, तुम ये कर देते हो कि sin थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि गलत है। ये 10th क्लास तक सही है बट 10th क्लास के बाद ही गलत है। बोलेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिए हम कि भाई साहब ये गलत हो गया, 10th क्लास से जा गए 11th क्लास में गलत साबित हो रहा है, अब 10th क्लास में सही है। 10th क्लास में सही इसलिए है कि 10th क्लास में जो हम एंगल पढ़ते हैं वो 0 से लेकर 90 के बीच ही पढ़ते हैं। थीटा जो है 0 से 90 के बीच ही पढ़ते हैं, और 0 से 90 के बीच में जो जितने भी साइन कॉस टैन जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। तो भाई साहब सबकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रूट पे। लेकिन यदि नेगेटिव हो गया तो रूट पे फर्क आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं कहूँ कि थीटा का जो रेंज है वो 120 डिग्री है तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसे लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। या 180 के पार कर देते हैं, वहाँ गलत हो जाएगा सवाल। 120 पे अगर कॉस लिखा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, साइन तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन 120 पे सही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा साइन का, लेकिन वहाँ तो कॉस गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक्चुअल जो फॉर्मेट है वो एक्चुअल फॉर्मेट क्या अप्लाई करना है हमें, एक्चुअल फॉर्मेट ये देखना है कि देखें कि दोनों तरफ से ये आया कैसे भाई और ये बन कैसे गया। तो हम लोग समझते हैं कि इधर से स्क्वायर इधर रूट चढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। सेम रूट दोनों साइड लगाया गया होगा तब जाकर के आया होगा। तो दोनों साइड टेकिंग रूट बोथ साइड लिया गया होगा। इसको अगर हम ऐसे करना हो तो हम क्या कर रहे होंगे कि टेकिंग रूट बोथ साइड लिख रहे होंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड हम रूट लेंगे कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। अब ये चूंकि स्क्वायर से रूट हम लोग खत्म कर देते हैं, यहीं गलत कर देते हैं, है ना। कितना अच्छा है कि हम करते क्या हैं भाई साहब, ये देखिए साइन थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, और जैसे ही खत्म हुआ तो हम कहते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि गलत। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंदर माइनस कॉस थीटा कैसे हो गया, अभी हमने बताया है कि हमें नहीं पता कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा कुड बी नेगेटिव, साइन थीटा कुड बी पॉजिटिव, और जब आप रूट के बाहर खींच के लेके आ रहे हो तो कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं। हमें कैसे पता, अगर थीटा के वैल्यू में 180 से ज़्यादा रख दूँ तो साइन थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और अगर नेगेटिव हो गया तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, गलत हो जाएगा पूरा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। RHS पॉजिटिव आएगा, LHS नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ 180 से ज़्यादा, मान लेते हैं कि 220 रख दूँ मैं,
और 220 डिग्री यहाँ पर रख के साइन का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, जबकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और नेगेटिव बराबर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इसलिए ये जो फॉर्मेट है लिखने का कि भाई साहब अपने साइन थीटा को पॉजिटिव ही लिखें, इसके लिए मोड लगा के लिखना बहुत जरूरी है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। इस बात को समझें, इस बात को समझें कि ये जो है मोड लगानी जरूरी है। तो जब भी वेरिएबल को रूट से हम बाहर निकालें, ये बात का इंश्योर कर लें कि हम रूट के बाहर से अगर कोई वेरिएबल को निकाल के ले आ रहे हैं तो मोड ऑफ एक्स लिखें, मोड ऑफ एक्स लिखें। चूंकि एक्स के बारे में हमें नहीं पता, एक्स क्या है वो नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर इस बात को बिल्कुल एकदम इंश्योर करके समझ लेना है और इस बात को एकदम केयर करके लिख भी लेना है कि भाई साहब हमें ऐसा करना है। क्योंकि बहुत सारा आंसर यहीं पे फ्लॉप हो जाता है, गलत हो जाता है। जो आप करते आ रहे हो वही लगता है वही सत्य है। जी वो सत्य है नहीं, वो एक लिमिट तक ही सत्य था, आगे चीज़ें गलत हो जा रहा है। तो इक्वेशन में 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी चीज़ को ऐसे ही कटा नहीं देना है दोनों साइड से। बहुत सारे वेरिएबल कट जाएंगे तो आंसर आपका गायब हो सकता है। दूसरा, रूट लेते समय, स्क्वायर करते समय या और भी फंक्शन लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज़ फंक्शन वायोलेट कर तो नहीं रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग तब बनाते हैं। तीसरा बात कि जिस रूप में सवाल दिया गया है आंसर उसी रूप में हमें समझने हैं, निकालने हैं, तब जाकर के आप एक्चुअल फॉर्मेट सवाल का पकड़ पाओगे। तो ये है छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इक्वेशन के बारे में। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन इक्वेशन कैसे डील करते हैं और इन इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। धन्यवाद।